आई नो एवरीबॉडी कि पिछला लेक्चर थोड़ा सा लेंदी हो गया था। मैं ट्राई करूंगा है ना कि इतना लेंदी ना हो, सच दैट कि आपके इंटरेस्ट का भी है ना और आपके टाइम का भी मुझे ध्यान में रखना है कि एक इंटरेस्टिंग वे में आप पूरे के पूरे सिलेबस को रिवाइज कर पाओ। उसके लिए जरूरी है कि जो लेक्चर का ड्यूरेशन है ना वो एक ऑप्टिमम लेंथ का हो, सच दैट कि आपको पढ़ने में भी मजा आए और सिलेबस भी आपका कंप्लीट हो रहा है, होता रहे टाइम टू टाइम। लेकिन क्लैरिटी भी तो जरूरी है ना, तो अगर क्लैरिटी के लिए थोड़ा सा लेंथी लेंथी हो जाता है लेक्चर, तो आई डोंट थिंक कि वो आपको दिक्कत वाली बात है, राइट। चलो, ये लेक्चर है लेक्चर 18, जिसमें हम टेक्नोलॉजी पार्ट कर रहे हैं। पिछला लेक्चर पार्ट 1 था उसका, अभी पार्ट 2 है टेक्नोलॉजी सीरीज का। दे रहा कुछ डिटेल मेरे बारे में, आपको मालूम ही है। आगे बढ़ेंगे। इस पर्टिकुलर लेक्चर के लिए आपको मार्क करना है 1 to 25, और साइंटिफिक टेम्परामेंट और फाउंडेशनल वैल्यू साथ में क्रेडिट सिस्टम, तीनों का ध्यान में रखना है, ठीक। और वीडियो को जैसे ही क्वेश्चन में दिखाता हूँ, मेरा पहला क्वेश्चन, तो आपको वीडियो को पॉज करके तुरंत इसका जवाब लिखना है सेकंड कॉलम में, और थर्ड कॉलम में जैसे ही एक्सप्लेन कर दूं मैं तो अप्रोच बताना है, सही था गलत था, ठीक। चलो स्टार्ट करते हैं। पहला क्वेश्चन, सोडियम लैंप्स प्रोड्यूस लाइट इन 360 डिग्री बट इट इज नॉट सो इन केस ऑफ एलईडी लैंप। ये बिल्कुल ठीक है। कैसे पता? फैक्चुअल है, ध्यान में है, पढ़ा है, इसलिए आता है, इसलिए आपको भी यही करना है। अगला, एज स्ट्रीट लाइट सोडियम लैंप हैव लॉन्गर लाइफ देन एलईडी बल्ब। नहीं एवरीबॉडी, एलईडी बल्ब जो है इसलिए बहुत ज्यादा फेमस है कि इनका जो लाइफ स्पेन है वो बहुत ज्यादा होता है एज कम्पेयर टू बाकी अदर लाइट, ठीक है। तो इसलिए दूसरा स्टेटमेंट गलत। एलिमिनेशन देखें तो दूसरा बी गया, डी गया, बचा कौन सा? ए और सी। अभी हमने देखा ए तो होगा ही होगा, है ना, मतलब पहला स्टेटमेंट होगा, तो करेक्ट आंसर हमारा सी आ गया। देखा, केवल दो स्टेटमेंट हमें क्लियर थे, उससे हमारा आंसर आ गया। तीसरा भी देखेंगे अपने कॉन्सेप्चुअल क्लियरिटी के लिए। स्पेक्ट्रम ऑफ विजिबल लाइट फ्रॉम सोडियम लैंप इज ऑलमोस्ट मोनोक्रोमेटिक वाइल एलईडी ऑफर सिग्निफिकेंट कलर एडवांटेज इन स्ट्रीट लाइटिंग, जो कि बिल्कुल ठीक है। तो ऑप्शन सी जो है, मतलब ऑप्शन स्टेटमेंट 1 और 3 तीनों दोनों के दोनों सही है। आप देखते हैं एक्सप्लेनेशन कि एलईडी लैंप है 180 डिग्री बल्ब एंगल, लेकिन जो सोडियम लैंप है उसमें कितना होता है? 360 डिग्री होता है ना। चलो, दूसरा स्टेटमेंट गलत क्यों है? क्योंकि सोडियम लैंप्स हैव एन एवरेज शॉर्टर लाइफ स्पेन देन एलईडी बल्ब। अगर हम बात करें सोडियम लैंप की तो 24,000 आर्ट्स होता है, वहीं पे एलईडी लैंप 25,000 से 2 लाख आर्ट्स तक का लाइफ स्पेन होता है इनका। तीसरा स्टेटमेंट करेक्ट है। क्यों? क्योंकि स्पेक्ट्रम ऑफ विजिबल लाइट फ्रॉम सोडियम लैंप क्या होता है? मोनोक्रोमेटिक। मोनो का मतलब एक सिंगल, मतलब एक ही लाइट होती है इसमें, ठीक है, एक ही कलर की लाइट। और वहीं पे एलईडी की बात करें तो वो में उसमें बहुत सारे कलर एडवांटेज मिलते हैं, मतलब डिफरेंट डिफरेंट टाइप के कलर, है ना, हम प्रोवाइड कर सकते हैं विद द हेल्प ऑफ एलईडी लैंप। नेक्स्ट, टर्म ACE2, याद कीजिए कोरोना के टाइम पे बहुत ज्यादा फेमस था, है ना, कि जो प्रोटीन वाला पार्ट है उसका वो ACE2 से कनेक्ट हो जाता है ना, अटैच हो जाता है। तो क्या है? जीन इंट्रोड्यूस इन जेनेटिकली मॉडिफाइड, नहीं। डेवलपमेंट ऑफ इंडिया जोन सेटेलाइट, नहीं। रेडियो कॉलर फॉर वाइल्ड लाइफ, नहीं। स्प्रेड ऑफ वायरल डिजीज, बिल्कुल। कौन सा? कोविड-19। तो 2021 का था करंट अफेयर्स का क्वेश्चन, आंसर हो जाएगा डी, कि ACE2 स्टैंड फॉर एंटी angiotensin angiotensin converting enzyme 2, which is a protein that can be found on the surface of many cell type in a human body, such as in the lungs, hearts, kidney or intestines. It is an enzyme that generates small protein that regulate functions such as blood pressure, wound healing or inflammation. It is also the receptor that allow the SARS-CoV-2 virus, है ना, अभी हमने देखा SARS-CoV-2 वायरस मतलब कोविड-19 जिसको शॉर्ट फॉर्म में बोलते हैं, इंटर एंड इन्फेक्ट ह्यूमन सेल। देख क्या होता है, सार कोविड 2 वायरस जो है ना इसी को अटैच करता है, मतलब इससे अटैच होकर बॉडी में एंटर करता है, ठीक है। तो उसके रिगार्डिंग था ये क्वेश्चन, आसान था, इसलिए आगे बढ़ जाएंगे। सो एवरीबॉडी, नेक्स्ट क्वेश्चन ये रहा, दो स्टेटमेंट बोला, करेक्ट बताना है। एडिनो वायरस है सिंगल स्ट्रैंड डीएनए, बिल्कुल गलत। क्यों? क्योंकि डबल स्ट्रैंड डीएनए होते हैं किसमें? एडिनो वायरसेस में। अगला, कॉमन कोल्ड इज समटाइम कॉज्ड बाय एन एडिनो वायरस वेयर एड्स इज कॉज्ड बाय रेट्रोवायरस। तो बिल्कुल सही बोल रहा कि कॉमन कोल्ड जो है वो एडिनो वायरस से होता है, लेकिन एड्स जो है वो रेट्रो वायरस से होता है। तो पहला गलत, दूसरा सही, तो ऑप्शन हो गया बी, ठीक। अब इसमें जो इंपॉर्टेंट इंफॉर्मेशन है एवरीबॉडी वो ये है कि एडिनो वायरसेस एक्चुअली हैव डबल स्ट्रैंड डीएनए जीनोम, बता ही दिया, नॉट सिंगल स्ट्रैंड। रेट्रो वायरसेस ऑन द अदर हैंड हैव सिंगल स्ट्रैंड आरएनए। अभी आपको पता चला है ना कि एडिनो वायरस क्या होता है? डबल डीएनए स्ट्रैंड डीएनए, मतलब ऐसे करके याद ही होगा आपको, आई थिंक स्ट्रक्चर, है ना। ओके, और जो रेट्रो वायरस है वो सिंगल स्ट्रैंड आरएनए जीनोम होता है। स्टेटमेंट 2 करेक्ट है, बता ही दिया, इसलिए आगे बढ़ेंगे एवरीबॉडी।
अब देख सकते हैं डिफरेंस बिटवीन डीएनए और आरएनए। डीएनए स्टैंड फॉर डीऑक्सीराइबोन्यूक्लिक एसिड, बचपन से पढ़ते आ रहे हैं, आदि हो गया होगा। आरएनए का होता है राइबोन्यूक्लिक एसिड। डीएनए हैज द सुगर डीऑक्सीराइबो इन इट्स बैकबोन, जबकि आरएनए जो है सुगर राइबोज होता है, उसमें क्या होता है, राइबोज। द डिफरेंस इज दैट राइबोज हैज एन एक्स्ट्रा ऑक्सीजन एटम ऑन द सेकंड कार्बन ऑफ द रिंग while deoxyribo lacks it। अगला, डीएनए यूजुअली अ डबल स्ट्रैंड मॉलिक्यूल दैट फॉर्म अ डबल हेलिक्स, बता ही दिया अभी डायग्राम बना के ऐसा, ठीक है ना, डबल हेलिक्स। while आरएनए इज यूजुअली अ सिंगल स्ट्रैंड, ए सिंगल स्ट्रैंड होता है ऐसे बस, दैट फोल्ड इनटू वेरियस शेप्स। डीएनए में 4 चीजें होती है बेस के फॉर्म में, एडेनिन, थाइमिन, गुआनिन और एक और होता है, कहाँ गया, हाँ साइटोसिन, सी, एटीसीजी, है ना। जबकि आरएनए में एडेनिन होता है ए, और यूरेसिल यू, और साइटोसाइन सी, और ग्वाइनाइन जी। मतलब ए यू जी सी, और वहां पे ए टी जी सी जी। ओके, तो आई होप कि यहाँ तक आपको क्लियर हो गया होगा। आगे बढ़ जाते हैं एवरीबॉडी। डीएनए में मेनली रिस्पॉन्सिबल फॉर स्टोरिंग और ट्रांसमिटिंग जेनेटिक इन्फॉर्मेशन, जबकि आरएनए जो है मेनली रिस्पॉन्सिबल फॉर कोडिंग एंड ट्रांसलेटिंग जेनेटिक इन्फॉर्मेशन इनटू प्रोटीन। याद कीजिए, एक होता है ट्रांसक्रिप्शन, एक होता है रिवर्स ट्रांसक्रिप्शन। जब आरएनए डीएनए से जेनेटिक इन्फॉर्मेशन पास ऑन करता है प्रोटीन बनाने के लिए, तो उसको ट्रांसक्रिप्शन करते हैं, और जब उल्टा प्रोसेस होता है इसी को रिवर्स ट्रांसक्रिप्शन बोलते हैं। ओके, नेक्स्ट पॉइंट, डीएनए इज मोर स्टेबल देन आरएनए। एक किसी पर्टिकुलर बेसिक साइंस के क्वेश्चन में भी हमने किया था कि डीएनए जो है वो ज्यादा स्टेबल है आरएनए से, because it has fewer reactive groups or smaller groups that are less accessible to enzymes. RNA is more prone to degradation by alkaline condition and enzymes. RNA is constantly produced, used, degraded और recycled in a cell. ये क्या हो गए, सारे के सारे डिफरेंसेस थे डीएनए और आरएनए में। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन है आपके सामने। रिकॉम्बिनेंट वेक्टर वैक्सीन, कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट। किसके बारे में, रिकॉम्बिनेंट वेक्टर वैक्सीन के बारे में। जेनेटिक इंजीनियरिंग इज अप्लाइड इन द डेवलपमेंट ऑफ दीज वैक्सीन, बिल्कुल सही बात है। बैक्टीरिया एंड वायरसेस आर यूज्ड एज अ वेक्टर, एकदम सही बात है। दोनों स्टेटमेंट बिल्कुल सही है एवरीबॉडी, जेनेरिक और पॉजिटिव स्टेटमेंट है, ऑप्शन सी हो जाएगा करेक्ट आंसर। ओके, सो आगे बढ़ते हैं। जैसा जान सकते हैं हम कि जेनेटिक इंजीनियर इज यूज टू क्रिएट रिकॉम्बिनेंट वेक्टर वैक्सीन। क्या होता है, एक प्रोसेस है जहां पे साइंटिस्ट ने चेंज किया केमिस्ट्री ऑफ जेनेटिक मटेरियल, कौन कौन सा जेनेटिक, डीएनए और आरएनए मटेरियल, है ना, एंड पुट इट इनटू अदर ऑर्गेनिज्म टू चेंज हाउ दे वर्क, है ना। उन्होंने चेक किया कि कैसे ये काम करते हैं। सम टेक्निक इन जेनेटिक इंजीनियरिंग इंक्लूड मेकिंग न्यू डीएनए, क्लोनिंग जीन्स और मूविंग जीन्स अराउंड, ठीक है। दूसरा, ये सारा का सारा ऑब्जर्व किया उन्होंने, किन्होंने, साइंटिस्ट ने, क्या करके, डीएनए और आरएनए मटेरियल को, है ना, चेंज करके। अगला स्टेटमेंट दूसरा भी करेक्ट है कि बैक्टीरिया और वायरस दोनों को इस्तेमाल कर सकते हैं एज वेक्टर इन रिकॉम्बिनेंट वेक्टर वैक्सीन। सम एग्जांपल ऑफ रिकॉम्बिनेंट वेक्टर वैक्सीन दैट यूज बैक्टीरिया एज वेक्टर्स इंक्लूड दी बीसीजी वैक्सीन फॉर ट्यूबरक्लोसिस और कोलेरा वैक्सीन। इनमें क्या यूज करते हैं, बैक्टीरिया को एज अ वेक्टर यूज करते हैं, ठीक है। और कुछ ऐसे एग्जाम्पल जहां पे वायरस को एज अ वेक्टर यूज करते हैं, वो है क्या, मिसेल्स, मम्स और रुबेला, ठीक है। वैक्सीन एंड दी ह्यूमन पेपिलोमा वायरस, एचपीवी जिसको बोलते हैं एवरीबॉडी। ये सारा का सारा हो गया क्या, कहां कहां पे इस्तेमाल करते हैं डीएनए को, आरएनए। ये देख सकते हैं आप कैसे वैक्सीन वर्क करता है, ठीक है। एकदम सिंपल सा स्टेप है, मैं समझा ही देता हूँ, ध्यान दीजिएगा। हमने सिंपली क्या किया, पहले डेड बैक्टीरिया या फिर डेड वायरस को उठाया, उसको इंसर्ट करा दिया बॉडी। तो बॉडी में जैसे फॉरेन पार्टिकल आया तो हमारे WBC व्हाइट ब्लड सेल क्या करेंगे, उनका फाइट करने का काम है, तो वो फाइट करते हैं इससे और एंटीबॉडीज डेवलप करते हैं बॉडी। तो जैसे ही बॉडीज में एंटीबॉडी डेवलप हो गई ना, अब आने दो किसी फॉरेन पार्टिकल या बैक्टीरिया को, वैसे वाले, मतलब यहाँ पे अगर कोविड-19 वाला इनएक्टिव फॉर्म में या फिर बहुत ही वीकेस्ट फॉर्म में हमने बॉडी में इंसर्ट किया, डाला, तो इसी के अगेंस्ट में एंटीबॉडी डेवलप हो गई है हमारे बॉडी में, राइट। अब अगर वो कोविड-19 का वायरस आएगा हमारी बॉडी में तो इम्पैक्ट ही नहीं कर पाएगा, क्यों, क्योंकि हमारे पास ऑलरेडी क्या है, एंटीबॉडीज डेवलप हो गई है, ठीक है। तो इस तरीके से वैक्सीन काम करता है। होपफुली आपको बहुत अच्छे से क्लियर। नेक्स्ट है विथ रेफरेंस टू विजुअल लाइट कम्युनिकेशन, VL टेक्नोलॉजी जिसको बोलते हैं, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज आर करेक्ट। 4 स्टेटमेंट है। पहला, VLC यूजेज इलेक्ट्रोमैग्नेटिक स्पेक्ट्रम वेवलेंथ ऑफ इतने से इतना, पता नहीं। अगला, VLC इज नोन एज लॉन्ग रेंज ऑप्टिकल वायरलेस कम्युनिकेशन। लॉन्ग रेंज एवरीबॉडी, ये शॉर्ट रेंज है, एक्चुअल में लॉन्ग रेंज नहीं है। कैसे पता सर आपको, क्योंकि पढ़ा है, ठीक है।
तो इस चीज को ध्यान में रखो। तो ये क्या हो गया? गलत। दूसरा गलत तो कौन कौन सा ऑप्शन गया? पहला, दूसरा और चौथा। चलो बाकी आंसर हमारा आ ही गया। तो ये होता है फायदा कि अगर आप किसी एक फैक्ट्स को लेकर एकदम क्लियर हो तो करेक्ट आंसर आ सकता है मोस्ट ऑफ द क्वेश्चन। अगला ये होता है एलिमिनेशन टेक्निक। वीएलसी कैन ट्रांसमिट लार्ज अमाउंट ऑफ डेटा फास्टर देन ब्लूटूथ। वीएलसी हैज नो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंटरफेरेंस। पहला, तीसरा, चौथा सही, तो ऑप्शन हो गया कौन सा? सी। एक्सप्लेनेशन देख सकते हैं एवरीबॉडी। क्या है? स्टेटमेंट 1 करेक्ट है क्या कि 375 से लेकर 780 एनएम, एनएम मतलब नैनोमीटर, मतलब 10⁻⁹ मीटर। ठीक है, यही होता है विजिबल रेंज का भी, है ना, विजिबल लाइट कम्युनिकेशन। नाम ही है विजिबल, तो इसलिए उसका इतना ही रहना चाहिए। और दूसरा गलत है, क्यों? क्योंकि वीएलसी इज नॉट एज ए लॉन्ग रेंज ऑप्टिकल वायरलेस कम्युनिकेशन बट रेदर अ शॉर्ट रेंज कम्युनिकेशन टेक्नोलॉजी। ठीक है, जो कि वर्क करता है इंडोर इन्वायरमेंट। लॉन्ग रेंज ऑप्टिकल वायरलेस कम्युनिकेशन यूजुअली रिफर टू फ्री स्पेस ऑप्टिकल कम्युनिकेशन। क्या बोलते हैं उसको? फ्री स्पेस ऑप्टिकल कम्युनिकेशन, एफएसओ। ठीक है, नेक्स्ट। सारा कुछ जानते हैं तो इसलिए आगे बढ़ेंगे। विच ऑफ द फॉलोइंग डेवलपमेंट आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस कैन इफेक्टिवली डू? विच ऑफ द फॉलोइंग? 2020 की बात है एवरीबॉडी। ब्रिंग डाउन इलेक्ट्रिसिटी कंजम्पशन इन इंडस्ट्रियल यूनिट। बिल्कुल सही बात है, वो देख कर कहाँ पे, है ना, एनर्जी जहाँ कहाँ वेस्ट हो रहा उसको बंद करके टाइमली तो क्या कर सकता है? इलेक्ट्रिसिटी कंजम्पशन को कम कर सकता है। अगला, क्रिएट मीनिंगफुल शॉर्ट स्टोरीज इन सॉन्ग। देखो अगर 2025 की बात करता है क्वेश्चन आता तो बिल्कुल सही हो जाता, लेकिन 2020 का है तो उस टाइम के हिसाब से गलत है। ठीक है, कि क्रिएट मीनिंगफुल शॉर्ट स्टोरीज एंड सॉन्ग उस टाइम पे नहीं था क्या? एआई। लेकिन अभी जो है हमारा डीप लर्निंग और मशीन लर्निंग इतना स्ट्रांग हो गया है कि जितने भी एआई है, चाहे चैट जीपीटी हुआ, चाहे बाकी चीजें हुई, तो वो शॉर्ट स्टोरीज भी कर सकते हैं, सॉन्ग भी क्रिएट कर सकते हैं। इवन आप जस्ट उसको है ना, अगर डायरेक्शन दो कि हमें एक शॉर्ट स्टोरी बनाओ ऐसा ऐसा करके, तो आप प्रॉम्प्ट्स दे दोगे तो पूरा तुरंत के तुरंत पूरा पूरा स्टोरी बना के, है ना, प्रोवाइड कर देगी आपको। क्या? चैट जीपीटी या फिर एआई, कोई भी हुआ। सो अभी के हिसाब से ये सही है, लेकिन 2020 के हिसाब से गलत है, लेकिन उसके हिसाब से ये ऑप्शन है, इसलिए उसके हिसाब से ही चलेंगे। किसके? उसके 2020 के हिसाब से। दूसरा गलत तो करो एलिमिनेट, तो आंसर आ गया पहला, तीसरा, चौथा। तो उस समय वायरलेस ट्रांसमिशन ऑफ इलेक्ट्रिक एनर्जी, वायरलेस ट्रांसमिशन ऑफ इलेक्ट्रिक एनर्जी, हाँ, उस समय भी नहीं कर सकता था, अभी भी नहीं कर सकता है। वेरी गुड, सब पता है हमें, इसलिए आगे बढ़ेंगे एवरीबॉडी। इन इंडिया द टर्म पब्लिक की इंफ्रास्ट्रक्चर इज यूज इन कंटेक्स्ट ऑफ। देखो पब्लिक की इंफ्रास्ट्रक्चर जो है डिजिटल सिक्योरिटी इंफ्रास्ट्रक्चर के लिए, है ना, इस्तेमाल किया जाता है। क्या? पब्लिक की इंफ्रास्ट्रक्चर। ठीक है, एक जगह से दूसरी जगह तक कोई भी इंफॉर्मेशन भेजा आपने, है ना, तो उसको डिजिटली वेरीफाई करना हो तो डिजिटल सिक्योरिटी के लिए हम क्या करते हैं? एक पब्लिक की चाहिए होती है, तो उसी को डिजिटल सिक्योरिटी इंफ्रास्ट्रक्चर में यूज करते हैं। किसको? पब्लिक की को। ठीक, यूज इन द कंटेक्स्ट ऑफ डिजिटल सिक्योरिटी इंफ्रास्ट्रक्चर। पब्लिक की इंफ्रास्ट्रक्चर एक टेक्नोलॉजी है फॉर ऑथेंटिकेटिंग यूजर्स और डिवाइस इन द डिजिटल वर्ल्ड। जैसे वो देखो डिजिटल सिग्नेचर हो गया, वो भी क्या है? पब्लिक की है ना, वो भी एक काइंड ऑफ की है। इट इज अ फ्रेमवर्क ऑफ इंक्रिप्शन एंड साइबर सिक्योरिटी दैट प्रोटेक्ट कम्युनिकेशन बिटवीन द सर्वर एंड द क्लाइंट। इंडिया में बात करें तो पब्लिक की इंफ्रास्ट्रक्चर कंप्राइजेज द कंट्रोलर ऑफ सर्टिफाइंग अथॉरिटी, सीसीए बोलते हैं, एंड सर्टिफाइंग अथॉरिटी, सीए, और सीसीए बीइंग एट द रूट ऑफ द ट्रस्ट चेन इन इंडिया। सीसीए सर्टिफाइड द सीए पब्लिक की एंड इशू सर्टिफिकेट्स। चाहो तो आप इसको ध्यान में रख सकते हो। नेक्स्ट है एवरीबॉडी, ब्लॉकचेन टेक्नोलॉजी के रिलेटेड। देखो ये सारी चीजें अभी पुरानी हो गई, हम 2025 में जी रहे हैं ना, तो इसलिए सारी चीजें पुरानी हैं, तो आसानी से सारी हो जानी चाहिए। चलो, पहला, इट इज अ पब्लिक लेजर दैट एवरीबडी कैन इंस्पेक्ट बट विथ नो सिंगल यूजर कंट्रोल। बिल्कुल सही है। द स्ट्रक्चर एंड डिजाइन ऑफ ब्लॉकचेन इज सच दैट ऑल द डेटा इन आर अबाउट क्रिप्टो करेंसी ओनली। बिल्कुल नहीं, अभी हमने पिछले ही लेक्चर में एनएफटीज देखा था, नॉन फंजिबल टोकन, राइट, तो पूरा का पूरा क्रिप्टो करेंसी के बारे में तो है नहीं। तो दूसरा गलत, दूसरा गलत, तो आ जाओ ऑप्शन पे, पहला सही, दूसरा गलत, तो आंसर आएगा या तो ए या तो डी। ठीक है, तीसरा देखते हैं, एप्लीकेशन दैट डिपेंड ऑन द बेसिक फीचर ऑफ ब्लॉकचेन कैन बी डेवलप्ड विदाउट एनीबडी परमिशन। ये भी बिल्कुल ठीक है ना, तो पहला और तीसरा करेक्ट हो गया, तो ऑप्शन डी जो है इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। देखो बेसिक चीज है, हमें पता है क्यों, क्योंकि 2020 का क्वेश्चन है और हम जी रहे हैं 2025 में, तो ये सही, आई थिंक सारी चीजें आपको मालूम है, इसलिए आगे बढ़ जाएंगे एवरीबॉडी। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि इंडिया में अंडर साइबर इंश्योरेंस फॉर इंडिविजुअल, साइबर इंश्योरेंस फॉर इंडिविजुअल, which of the following benefit are generally covered in addition to the payment for the loss of funds and benefits? कहां से आया था? रैंडम क्वेश्चन है, लेकिन कॉमन सेंस से हम सॉल्व करेंगे। देखो चार स्टेटमेंट, पहला है
कॉस्ट ऑफ रिस्टोरेशन ऑफ द कंप्यूटर सिस्टम इन केस ऑफ malware डिस्टर्बिंग एक्सेस टू वन कंप्यूटर। ये बिल्कुल सही बात है, जेनरिक चीज है। कॉस्ट ऑफ अ न्यू कंप्यूटर कॉस्ट ऑफ अ न्यू कंप्यूटर, जैसे आपने ये सुना आपको ध्यान में आ जाना चाहिए कि पूरे के पूरे न्यू कंप्यूटर का कॉस्ट देना है। कब? इफ सम मिसक्रेंट्स विल फुली डैमेज इट इफ प्रूफ सो। ऐसा तो कुछ है नहीं कि पूरे के पूरे कॉस्ट दे दोगे किसका, पूरे नए कंप्यूटर का। तो दूसरा नहीं होगा एवरीबॉडी, दूसरा नहीं होगा। आ गया आंसर हमारा क्या, ऑप्शन बी 1, 3 और 4 है ना। बाकी तीसरा भी पढ़ोगे चौथा भी पढ़ोगे, जेनरिक टर्म है एवरीबॉडी, दैट्स व्हाई 1, 3, 4 करेक्ट हो जाएगा, दूसरा गलत हो जाएगा। चाहो तो पढ़ सकते हो, उतना रिलेवेंट नहीं है एवरीबॉडी, इसलिए मैं आगे बढ़ रहा हूँ। अगला, न्यू एक्सपेरिमेंट विद डिप्लॉय ट्रायो ऑफ, ट्रायो मतलब 3, spacecraft flying in formation in the shape of an equilateral triangle that has sides 1 million kilometer long with laser shining between the craft. The experiment in the question referred to, देखो इसको बोलते हैं इवॉल्व इलीजा। कैसे पता? ये उस समय है ना न्यूज में था 2020 के टाइम पे, आप देख सकते हो। द एक्सपेरिमेंट इन क्वेश्चन क्या है, इवॉल्व लेजर इंफेरोमीटर स्पेस एंटीना, जिसको ई लिसा बोलते हैं, ठीक है। ई लिसा इज प्रोवाइड टू, मतलब इवॉल्व लिसा designed to study black holes using gravitational waves। तो ग्रेविटेशनल वेव को यूज करते हुए ब्लैक होल्स को पढ़ने के लिए इवॉल्व लिसा प्रोजेक्ट लॉन्च किया गया था, जो उसने बताया कि 1 मिलियन कितना होता है, 5 इंटू कम से कम 1 मिलियन था, तो ये कितना हो गया, 5 मिलियन हो गया है ना, 50 लाख। ठीक है, 50 लाख का मतलब क्या हुआ, 5 मिलियन। तो 5 मिलियन डिस्टेंस इन सबके बीच में रहा। ये 3 के 3 हो गए क्या, ट्राई। मैंने बोला था ना ट्राई और इक्विलेटर ट्रेंगल बनाते हैं, ये सारी की सारी चीजें हो गई। ये लेजर बीम है ना, क्या साइड इनके। ओके, अब बाकी भी देख लेते हैं। वैगर 2 और न्यू होराइजन सारे नासा के पार्ट्स हैं, बहुत पुराने हो गए, इसलिए मैं छोड़ रहा आप पे कि आप आराम से पढ़ लेना। नेक्स्ट क्वेश्चन पे बढ़ते हैं एवरीबॉडी। बोला विथ रेफरेंस टू कार्बन नैनोट्यूब्स। आगे बोला कि ये 4 स्टेटमेंट है। पहला, दे कैन बी यूज एज अ कैरियर ऑफ ड्रग्स और एंटीजन इन द बॉडी। बिल्कुल कॉमन जेनरिक चीज है, कर ही सकते हैं, नैनो पार्टिकल है तो, है ना, नैनो ट्यूब्स है तो। दे कैन बी मेड इनटू आर्टिफिशियल ब्लड कैपिलरी फॉर इंजर्ड पार्ट ऑफ द ह्यूमन बॉडी। अब ध्यान से समझो, कार्बन नैनो ट्यूब है ना। अब वो बोला कैपिलरी बना दो उनको, तो कैपिलरी तो बना नहीं सकते आर्टिफिशियल ब्लड कैरी करने के लिए। आर्टिफिशियल ब्लड कैपिलरी का जो है नहीं कर सकते। दे कैन बी यूज इन अ बायोकेमिकल सेंसर। कैन भी तो बिल्कुल सही हो सकता है। कार्बन नैनोट्यूब्स आर बायोडिग्रेडेबल, ये भी ठीक है, अपनी हमने देखा था, है ना। तो 1, 3, 4 करेक्ट आंसर हो गया सी, क्योंकि दूसरा नहीं हो सकता एवरीबॉडी। तो ये अपन ने कर लिया, देख सकते हो इसको आप आसानी से। ये सारी की सारी चीजें क्या है, थोड़ा सा पुराना है एवरीबॉडी, तो इसलिए मैं ज्यादा टाइम नहीं लगा रहा, लेकिन फिर भी आपको पढ़ना है सच दैट इसी पे बेस्ड आ जाए क्वेश्चन तो आप कर पाओ। नेक्स्ट क्वेश्चन है spraying pesticides on the crop, inspecting the crater। पहले एक क्वेश्चन पढ़ते हैं। At the present level of technology, which of the following activity can be successfully carried out by using drones? ड्रोन को इस्तेमाल करके क्या क्या कर सकते हो? पेस्टिसाइड क्रॉप फील्ड पे कर सकते हो, बिल्कुल कर सकते हो। इंस्पेक्टिंग द क्रेटर्स ऑफ एक्टिव वोल्केनो, एकदम ये भी कर सकते हो। कलेक्टिंग ब्रेथ सैंपल फ्रॉम द स्पाउटिंग वेल्स फॉर डीएनए एनालिसिस, एकदम कर सकते हो। तो किसका, ड्रोन का इस्तेमाल तो तीनों में कर सकते हो ना, तो करेक्ट आंसर हो गया डी। ठीक, ओके एवरीबॉडी, बेसिक चीज है, कोई ज्यादा आसान मतलब सिंपल मुश्किल चीज नहीं है, सिंपल है, इसलिए आगे बढ़ जाएंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि विच व्हाट इज द इंपॉर्टेंस ऑफ यूजिंग न्यूमोकल कॉन्जुगेट वैक्सीन इन इंडिया। अब न्यूमोकल कॉन्जुगेट वैक्सीन क्या होता है पढ़ लेते हैं, क्यों, क्योंकि इससे अनभिज्ञ है मोस्ट ऑफ द लोग। इसको मालूम है नहीं तो चलो कॉमन सेंस के बेसिस पे सॉल्व करते हैं। दीज वैक्सीन आर इफेक्टिव अगेंस्ट निमोनिया एज वेल एज मेनिंगिटाइटिस। माफ कीजिएगा अगर प्रोनाउंसिएशन में कोई दिक्कत हो, क्योंकि मैं बायोलॉजी का स्टूडेंट नहीं, हो सकता है मेरे से बहुत सारी त्रुटियां हो जाए प्रोनाउंसिएशन में, तो उसके लिए मेरी माफी पहले ही। मेनिंगिटिस एंड सेप्सिस, ओके ठीक है, हो सकता है जेनरिक चीज लग रहा पहला स्टेटमेंट। दूसरा, डिपेंडेंस ऑन द एंटीबायोटिक दैट आर नॉट इफेक्टिव अगेंस्ट ड्रग रेजिस्टेंस बैक्टीरिया कैन बी रिड्यूस्ड। ठीक है, दीज वैक्सीन हैव नो साइड इफेक्ट्स एंड कॉज नो एलर्जेटिक रिएक्शन। ये देखो एक्सट्रीम स्टेटमेंट आ गया कि कोई भी साइड इफेक्ट ही नहीं है और कोई भी एलर्जिक रिएक्शन नहीं। अरे कुछ ना कुछ तो साइड इफेक्ट थोड़ा बहुत तो होता ही है। तो दूसरा तीसरा एक्सट्रीम वर्ड है एवरीबॉडी, तो तीसरे को हटाया, ऑप्शन आ गया पहला है, दूसरा करेक्ट होगा। तो दोनों के दोनों क्या जेनरिक दिख रहे हैं, तो इसलिए मैं ऑप्शन बी की तरफ जाऊंगा। देखते हैं इसका करेक्ट आंसर क्या है एवरीबॉडी। तो ऑप्शन बी बिल्कुल करेक्ट है।
तो आप चाहो तो इसको पढ़ सकते हैं, है ना, सिंपल चीजें हैं। तो इसलिए एवरीबॉडी आगे बढ़ेंगे। इन द कंटेक्स्ट ऑफ रिसेंट एडवांसेस इन ह्यूमन रिप्रोडक्टिव टेक्नोलॉजी, प्रो न्यूक्लियर ट्रांसफर, अभी हमने ऊपर पढ़ा था। प्रो न्यूक्लियर ट्रांसफर क्या होता है? फर्टिलाइजेशन ऑफ एग इन विट्रो बाय स्पर्म होता है? नहीं। जेनेटिक मॉडिफिकेशन ऑफ स्पर्म? नहीं। डेवलपमेंट ऑफ स्टेम? नहीं। प्रिवेंटिंग ऑफ माइटोकॉन्ड्रियल डिजीज इन ऑफस्प्रिंग? बिल्कुल, यही होता है प्रो न्यूक्लियर ट्रांसफर। अभी हमने किसी क्वेश्चन में पढ़ा था एवरीबॉडी, इसलिए हम आगे आ जाएंगे। अगला है, अच्छा यहाँ पे इंपॉर्टेंट चीज आपको पढ़ना है। क्या पढ़ना है इंपॉर्टेंट चीज? कि एन डीएनए, न्यूक्लियर डीएनए, और एमटी डीएनए मतलब माइटोकॉन्ड्रियल डीएनए, दोनों में क्या डिफरेंसेस है? लोकेशन क्या है? न्यूक्लियस में मिलता है, माइटोकॉन्ड्रिया में मिलता है। बोथ पेरेंट्स, फादर और मदर, है ना, इनहेरिट करते हैं, लेकिन ये जो माइटोकॉन्ड्रियल डीएनए है केवल मदर से आता है। म्यूटेशन कैन कॉज, म्यूटेशन अगर हुआ तो कॉज करता है एमडीएनए अ वैरायटी ऑफ जेनेटिक डिसऑर्डर, जैसे कि सिस्टिक फाइब्रोसिस, सिकल सेल एनीमिया और डाउन सिंड्रोम। ये सारी चीजें दिक्कत हो सकती है अगर वो म्यूटेट करता है। तो कौन? एनडीएनए मतलब न्यूक्लियर डीएनए। अगर हम एमटी मतलब माइक्रोकॉन्ड्रियल डीएनए करता है म्यूटेट, तो क्या दिक्कत हो सकती है? वैरायटी ऑफ जेनेटिक डिसऑर्डर, जैसे कि ली सिंड्रोम, लेबर हेरिडिटरी, ऑप्टिकल न्यूरोपैथी, ये बहुत सारी क्या है बीमारियां हैं एवरीबॉडी, है ना। होप कि आपको जानने की जरूरत ना पड़े कभी, ठीक है, लेकिन ऐसे ही बस जानते रहो। एंड माइटोकॉन्ड्रियल कार्डियोमीपायोथी पैथी, ये क्या है? बीमारियां हैं जो माइटोकॉन्ड्रियल डीएनए में वेरिएशन के वजह से, म्यूटेशन की वजह से हो जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन एवरीबॉडी, बोल रहा है 3 स्टेटमेंट है, तीनों में से करेक्ट कौन सा है ये बताना है। पहला, जेनेटिक चेंज कैन बी इंट्रोड्यूस इन दी सेल दैट प्रोड्यूस एग्स और स्पर्म ऑफ अ प्रोस्पेक्टिव पेरेंट, बिल्कुल ठीक है। अ पर्सन जीनोम कैन बी एडिटेड बिफोर बर्थ एट अर्ली एम्ब्रॉयक स्टेट, एकदम सही बात है। ह्यूमन इंड्यूस प्लूरीपोटेंट, प्लूरीपोटेंट वो होता है जो किसी भी टाइप ऑफ सेल में कन्वर्ट हो सकता है एवरीबॉडी, स्टेम सेल, है ना, एंड एनी अदर सेल कैन बी इंजेक्टेड इनटू द एम्ब्रॉय ऑफ अ पिग। एक बार फिर से, ह्यूमन इंड्यूस प्लूरीपोटेंट स्टेम सेल कैन बी इंजेक्ट इनटू द एम्ब्रॉय ऑफ अ पिग, एकदम बिल्कुल, ये भी जेनेरिक चीज है। पहला, दूसरा, तीसरा तीनों ठीक लग रहा है, तो ऑप्शन डी की तरफ मैं जाऊंगा। आंसर देखते हैं, ऑप्शन डी बिल्कुल है। तीसरे में क्या है, थोड़ा सा डाउट था, उसको फिर से देखेंगे। पहला स्टेटमेंट सही क्यों? जेनेटिक चेंजेस कैन बी introduced in the cell that produce eggs or sperm of a prospective parents. This is done using a technique called germline gene editing. क्या बोलते हैं इसको? germline gene editing is a powerful tool that can be used to correct genetic disease or to introduce new traits into a population. Okay. दूसरा भी सही है, दूसरा सही है वो तो, है ना। Cas9 सबको मालूम ही है। क्रिस्पर Cas9 क्या है? एक टाइप ऑफ सीजर है। क्या है एवरीबॉडी? सीजर है, जिसको कट करने के लिए इस्तेमाल करते हैं जहां पे दिक्कत हो, त्रुटि हो किसमें? डीएनए में, ठीक है। अगला स्टेटमेंट 3 जो है करेक्ट है कि ह्यूमन इंड्यूस प्लूरीपोटेंट स्टेम सेल, जिसको HIPSCs बोलते हैं, कैन बी इंजेक्टेड इनटू द एम्ब्रॉय ऑफ अ पिग। दिस इज डन टू क्रिएट अ काइमेरिक एनिमल विच इज एन एनिमल दैट कंटेन सेल्स फ्रॉम 2 डिफरेंट स्पीसीज, ठीक है। ओके एवरीबॉडी, नेक्स्ट क्वेश्चन, नेक्स्ट क्वेश्चन, नेक्स्ट क्वेश्चन ये रहा आपके सामने। विथ रेफरेंस टू सोलर वाटर पंप्स कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट, ठीक है। अब पहला बोला सोलर पावर कैन बी यूज्ड फॉर रनिंग सरफेस पंप्स एंड नॉट फॉर सबमरीन पंप। क्यों भाई? सबमरीन पंप में क्या दिक्कत है? ऐसा तो है नहीं कि सबमरीन मतलब सॉरी सबमर्सिबल पंप है तो उस पर जब लाइट पड़ेगी तभी होगा, नहीं। वो तो सोलर पावर जो है, सोलर पावर से अगर चलाना है तो वायर ही तो चाहिए। सोलर पावर ऊपर अपना सोलर पावर से, है ना, इलेक्ट्रिसिटी जनरेट हो रहा और वायर से उस तक पहुंच रहा। पहला तो गलत हो गया। दूसरा, सोलर पावर कैन बी यूज फॉर रनिंग सेंट्रीफ्यूगल पंप एंड नॉट द वन विद पिस्टन, ये भी गलत। क्यों? क्योंकि इलेक्ट्रिसिटी से दोनों चलते हैं तो दोनों चल सकते हैं। सोलर एनर्जी भी तो टाइप ऑफ एक इलेक्ट्रिक एनर्जी है, बोलो है ना, कन्वर्ट होने के बाद। तो ऑप्शन डी जो है वो हो जाएगा कि दोनों के दोनों गलत है, दोनों कर सकते हैं। अगला, विद रेफरेंस टू कम्युनिकेशन टेक्नोलॉजी विच आर डिफरेंसेस बिटवीन LTE लॉन्ग टर्म इवोल्यूशन और VoLTE वॉइस ओवर लॉन्ग टर्म इवोल्यूशन, ठीक है। LTE इज कॉमनली मार्केट एज 3G और VoLTE इज कॉमनली मार्केट एज एडवांस 3G, बिल्कुल गलत। ये VoLTE क्या है? 4G है। LTE एक डाटा ओनली ट्रांसफर है, VoLTE वॉइस ओनली नहीं। VoLTE जो है वॉइस प्लस डेटा ओनली ट्रांसफर है, मतलब वॉइस प्लस डेटा टेक्नोलॉजी। पहला भी गलत, दूसरा भी गलत, ऑप्शन डी हो गया करेक्ट आंसर। बेसिक चीजें हैं बढ़िया और पुरानी भी है, इसलिए मैं ज्यादा टाइम नहीं लगा रहा। आप चाहो तो यहाँ पे मैं थोड़ा पॉज इसलिए कर रहा सच दैट कि आप पॉज करके इसको अच्छे से पढ़ सको, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, इन द कंटेक्स्ट ऑफ डिजिटल टेक्नोलॉजी फॉर एंटरटेनमेंट कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट, ठीक है।
इन ऑगमेंटेड रियलिटी अ सिमुलेटेड इन्वायरमेंट इज क्रिएटेड एंड द फिजिकल वर्ल्ड इज कंप्लीटली शट डाउन। ये एवरीबॉडी ऑगमेंटेड रियलिटी में नहीं, वर्चुअल रियलिटी में होता है। पहला गलत। वर्चुअल रियलिटी इमेज जनरेटेड फ्रॉम अ कंप्यूटर आर प्रोजेक्टेड ऑन टू दी रियल लाइफ ऑब्जेक्ट आर सराउंडिंग। नहीं, ये ऑगमेंटेड रियलिटी में होता है। पिकाचू आपने सुना ही होगा, है ना, देखा भी होगा, इवन खेला भी होगा, जो भी था उस टाइम पे। तो पहला दूसरा दोनों गलत, पहला गलत दूसरा गलत, तो आ गया बी या डी पे। ठीक है, सी देखते हैं, सॉरी थर्ड ऑप्शन देखते हैं। थर्ड स्टेटमेंट मतलब ई आर मतलब ऑगमेंटेड रियलिटी अलाउ इंडिविजुअल टू बी प्रेजेंट इन द वर्ल्ड एंड इम्प्रूव द एक्सपीरियंस यूजिंग द कैमरा ऑफ स्मार्टफोन और पीसी। बिल्कुल ठीक। वी आर क्लोजेज द वर्ल्ड एंड ट्रांसपोर्ट एन इंडिविजुअल प्रोवाइडिंग कंप्लीट इमर्सन एक्सपीरियंस। एकदम सही है। तो तीसरा और चौथा बिल्कुल सही है एवरीबॉडी। करेक्ट आंसर बी हो जाएगा। होपफुली आपको अच्छे से क्लियर हो। तो एक सिंपल चीज है, आप चाहो तो पॉज करके देख सकते हो, है ना। अदरवाइज आप 2025 में जी रहे हो, बाकी आगे देख रहे हो, तो ये चीजें आपके लिए बहुत ही हलवा लगेगी। क्यों? क्योंकि बेसिक चीज उस समय की बात है ना। 19-20 में बड़ी चीजें थी, दैट्स वाई ये पूछा गया था। अभी के लिए हमारे लिए तो बहुत आसान है ना। नेक्स्ट क्वेश्चन, एक डिजिटल सिग्नेचर क्या है? अभी याद कीजिए, ऊपर मैंने समझाया था आपको पब्लिक की से रिलेटेड क्या है कि डिजिटल सिक्योरिटी इंफ्रास्ट्रक्चर का एक पार्ट है। एक इलेक्ट्रॉनिक रिकॉर्ड दैट आइडेंटिफाई द सर्टिफाइंग अथॉरिटी इशूइंग इट। आपको लगेगा हाँ सर इलेक्ट्रॉनिक रिकॉर्ड ही तो है, लेकिन उसका जो डिफिनेशन है ना एवरीबॉडी वो अलग है, इसलिए पहला स्टेटमेंट गलत है। अलग क्या है वो मैं समझा रहा हूँ आपको, डोंट वरी। दूसरा, यूज टू सर्व एज ए प्रूफ ऑफ आइडेंटिटी ऑफ एन इंडिविजुअल टू एक्सेप्ट इंफॉर्मेशन और सर्वर ऑन द इंटरनेट। तो दूसरा भी गलत है। क्यों? क्योंकि प्रूफ ऑफ आइडेंटिटी ये नहीं बताता है। ठीक है, तो दूसरा भी गलत। बचा कौन सा? तीसरा। तो तीसरा ही होगा, तो करेक्ट आंसर सी हो गया। लेकिन फिर भी हम पढ़ेंगे कि इलेक्ट्रॉनिक मेथड ऑफ साइनिंग एन इलेक्ट्रॉनिक डॉक्यूमेंट एंड इंश्योरिंग दैट द ओरिजिनल कंटेंट इज अनचेंज। बिल्कुल सही बात है एवरीबॉडी। करेक्ट ऑप्शन है 3। तो पहला और दूसरा गलत है, और हम ध्यान से समझेंगे कि पहला और दूसरा गलत क्यों है। तो देखो, एक डिजिटल सिग्नेचर इज नॉट एन इलेक्ट्रॉनिक रिकॉर्ड दैट आइडेंटिफाइज द सर्टिफाइंग अथॉरिटीज। ठीक है, इशूइंग दैट इज डिजिटल सर्टिफिकेट विच इज अ डिफरेंट कॉन्सेप्ट। मैंने आपको समझाया एक डिजिटल सर्टिफिकेट एक डॉक्यूमेंट है दैट कंटेन्स द पब्लिक की मैंने आपको ऊपर समझाया ऑफ अ पर्सन और एंटिटी along with the other information and it is signed by a trusted third party the certifying authority to verify its authenticity। दूसरा भी गलत है। क्यों? क्योंकि नॉट यूज टू सर्व एज अ प्रूफ ऑफ आइडेंटिटी ऑफ एन इंडिविजुअल टू एक्सेस इंफॉर्मेशन और सर्वर ऑन द इंटरनेट। ठीक, ओके। तीसरा जेनरिक है और करेक्ट है, आपको मालूम है, इसलिए आगे बढ़ जाएंगे। वर्किंग ऑफ अ डिजिटल सिग्नेचर, ये सारी चीजें पुरानी हो गई एवरीबॉडी, इसलिए आगे बढ़ेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने है, इन द कंटेक्स्ट ऑफ वियरेबल टेक्नोलॉजी। ठीक है, विच ऑफ द फॉलोइंग आर अकम्प्लिश बाय वियरेबल टेक्नोलॉजी। बिल्कुल। लोकेशन आइडेंटिफिकेशन ऑफ अ पर्सन, बिल्कुल। हाथ में घड़ी अपने पहना है, वियरेबल टेक्नोलॉजी है ना। और कहीं स्पेसिफिक लोकेशन पे हो, कहीं पे भी हो, उसका पता चल जाता है ना। तो लोकेशन ट्रैक करने के लिए भी इस्तेमाल करते हैं। स्लीप मॉनिटरिंग के लिए, बिल्कुल। घड़ी आपको बता देती है कितना घंटे आपने डीप स्लीप किया, कितना घंटे, है ना। दूसरे टाइप का जो स्लीप होता है वो किया, कौन सा होता है जरा बताना कमेंट में। ओके, तीसरा है असिस्टिंग द हियरिंग इम्पेयर्ड पर्सन। बिल्कुल, अगर किसी को सुनने में दिक्कत परेशानी होती है तो हियरिंग इम्पेयर्ड आता है, कुछ कान में लगा लो, है ना, और अच्छे से आपको सुनाई देता है। तो पहला दूसरा तीसरा तीनों हो सकता है, जेनरिक चीजें हैं। ऑप्शन डी जो है करेक्ट आंसर हो गया इसका। ठीक, इस पे नहीं जाएंगे क्योंकि सिंपल सी चीजें हैं, जाता ही है सबको। अगला, रिसेंटली साइंटिस्ट ऑब्जर्व द मर्जर ऑफ जाइंट ब्लैक होल्स बिलियंस ऑफ ईयर लाइट ईयर एगो years away from the earth। what is the significance of this observation। ब्लैक होल को ऑब्जर्व किया, है ना, बहुत ज्यादा लाइट ईयर अवे, तो उसका क्या सिग्निफिकेंस है? 4, हिग्स बोसान पार्टिकल वेयर डायरेक्टेड, बिल्कुल गलत। ग्रेविटांस वेव्स वेयर डायरेक्टेड, बिल्कुल पॉसिबिलिटी है, लेकिन बाकी भी देखेंगे पहले। पॉसिबिलिटी ऑफ इंटरगैलेक्टिक स्पेस ट्रेवल थ्रू वार्म होल, वाह वाह वाह, अगर हो ही जाए तो मजा ही ना आ जाए, लेकिन ऐसा तो कुछ है नहीं एवरीबॉडी, इसलिए सी गलत हो गया। इट इनेबल्स द साइंटिस्ट टू अंडरस्टैंड सिंगुलैरिटी, अभी बिल्कुल गलत। ग्रेविटांस वेव वेयर डायरेक्टेड, ये बिल्कुल सही है एवरीबॉडी। ऑप्शन बी जो है बिल्कुल सही हो जाएगा। आप देख सकते हैं यहाँ पे कि रिसेंट ऑब्जर्वेशन ऑफ द मर्जर ऑफ जाइंट ब्लैक होल्स billions of light year away from earth is significant because it enables the detection of gravitational waves। ठीक है, क्या करता है? enable the detection of gravitational waves। this discovery confirmed the existence of gravitational waves which was a groundbreaking achievement in astrophysics। these waves were predicted by Albert Einstein theory of general relativity से कब? 1916 में। कब? 1916 में। ठीक है, ये पर्टिकुलर कॉन्सेप्ट हमने देखा भी था। नेक्स्ट क्वेश्चन है एवरीबॉडी, फॉर द मेजरमेंट एलिमिनेशन ऑफ विच ऑफ द फॉलोइंग आर द सैटेलाइट इमेज रिमोट सेंसिंग डेटा आर यूज्ड। ठीक है,
क्लोरोफिल कंटेंट इन द वेजिटेशन ऑफ अ स्पेसिफिक लोकेशन, बिल्कुल हम कर सकते हैं किसकी हेल्प से, इमोज इमेजेस या रिमोट सेंसिंग डेटा से। कैसे? बहुत ज़्यादा हरियाली है, बहुत ज़्यादा पेड़ पौधे हैं, वहाँ पे क्लोरोफिल कंटेंट हाई होगा, ऑब्वियस से पता कर सकते हैं विद द हेल्प ऑफ इमेज या रिमोट सेंसिंग डेटा से। अगला, ग्रीन हाउस गैस इमिशन फ्रॉम राइस पैडी ऑफ अ स्पेसिफिक लोकेशन, ये भी ट्रैक कर सकते हैं। लैंड सरफेस टेम्परेचर ऑफ अ स्पेसिफिक लोकेशन, ये भी ट्रैक कर सकते हैं। पहला, दूसरा, तीसरा, तीनों के तीनों सही है, जेनरिक चीजें हैं, इसलिए आगे बढ़ेंगे। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन ये रहा आपके सामने। वो लाइन द कंटेक्स्ट ऑफ विच वन ऑफ द फॉलोइंग आर द टर्म पायरोलिसिस और प्लाज्मा गैसिफिकेशन मेंशन, क्या किस लिए इस्तेमाल करते हैं पता है? वेस्ट से एनर्जी बनाने के लिए, वेस्ट टू एनर्जी टेक्नोलॉजी के लिए हम पायरोलिसिस और प्लाज्मा गैसिफिकेशन कहते हैं। पायरोलिसिस क्या है? ऑक्सीजन के एब्सेंट में बहुत ही हाई टेम्परेचर पे वेस्ट को, है ना, पिघलाना, उसको क्या बोलते हैं? पायरोलिसिस बोलते हैं। और जो बनता है उसको हम यूज कर सकते हैं एनर्जी के लिए। ठीक, ऑक्सीजन फ्री इन्वायरमेंट में 430 डिग्री सेल्सियस पे और अंडर प्रेशर क्या करना कि उसको डिकम्पोज करना, किसको? जो भी वेस्ट मटेरियल है। ठीक है, तो सॉलिड जो रेजिड्यू बचता है, गैस बचता है, कार्बन बचता है, प्लाज्मा गैसिफिकेशन, है ना। और जबकि मतलब कि ये सारी की सारी चीजें क्या है, ऊपर पायरोलिसिस के बारे में। लेकिन प्लाज्मा गैसिफिकेशन की बात करें तो इवन मोर एक्सट्रीम थर्मल प्रोसेस है, यूटिलाइजिंग प्लाज्मा टू कन्वर्ट ऑर्गेनिक मैटर इनटू सिन गैस, है ना। सिन मतलब सिंथेटिक गैस, primarily composed of hydrogen or carbon monoxide. This advanced technology find commercial application as waste to energy system, converting municipal solid waste, tires, hazardous waste or sewage sludge into syngas, which can be utilized to generate power. Next, which one of the following statement is not correct? ये हमने ऑलरेडी देख लिया है, नॉट करेक्ट पूछ रहा है एवरीबॉडी। हेपेटाइटिस बी इज ट्रांसमिटेड मच लाइक HIV, बिल्कुल गलत। नहीं, नॉट करेक्ट पूछा है तो ये बिल्कुल सही है एवरीबॉडी कि हेपेटाइटिस बी वायरस जो है HIV की तरह ही फैलता है। ठीक, STDs भी है ना, और टैटूइंग से होता है और ब्लड के आदान प्रदान से भी होता है, ये सारी की सारी तरीके से होता है। दूसरा, हेपेटाइटिस बी अनलाइक हेपेटाइटिस सी डज नॉट हैव अ वैक्सीन, बिल्कुल गलत। अनलाइक हेपेटाइटिस सी, एक्चुअल में एवरीबॉडी हेपेटाइटिस सी का वैक्सीन आ चुका है, हेपेटाइटिस बी का नहीं आया है, 19 की बात है ना। तो इसलिए एवरीबॉडी क्या हो जाएगा, ये गलत है, और हमसे गलत ही पूछा था, ये हो गया। अपने कॉन्सेप्चुअल क्लैरिटी के लिए बाकी सी और डी आप देख सकते हो, क्वेश्चन ऑलरेडी हम कर चुके हैं, इसलिए ज्यादा टाइम नहीं लगा रहे, है ना। सो एवरीबॉडी, इस पर्टिकुलर लेक्चर का ये रहा आई थिंक लास्ट क्वेश्चन। वेरी गुड। क्या बोल रहा? आर रीजन फॉर द अकरेंस ऑफ मल्टी ड्रग रेजिस्टेंस इन माइक्रोबियल पैथोजेंस इन इंडिया, मल्टी ड्रग रेजिस्टेंस कैसे पैदा होता है? ठीक है, 4 स्टेटमेंट। पहला, जेनेटिक प्री डिस्पोजिशन ऑफ सम पीपल, नहीं। टेकिंग इनकरेक्ट डोजेज ऑफ एंटीबॉडीज टू क्योर डिजीज, बिल्कुल। अगर इनकरेक्ट डोजेज लोगे ना आप एंटीबायोटिक्स का, है ना, तो आपका मल्टी ड्रग रेजिस्टेंस हो जाएगा, मतलब आप उस पर्टिकुलर मेडिसिन के प्रति रेजिस्ट हो जाओगे, है ना, मतलब वो आप पे काम नहीं करेगा, जो भी मेडिसिन है या फिर एंटीबॉडीज है या फिर ड्रग है। ओके, यूजिंग एंटीबायोटिक्स इन लाइव स्टॉक फार्मिंग, बिल्कुल। अब लाइव स्टॉक फार्मिंग में आप एंटीबॉडीज यूज कर रहे हो, फिर उसी को कंज्यूम कर रहे हो, इस वजह से आप जो है ड्रग रेजिस्टेंस बनते जा रहे हो, तो ये भी आप पॉसिबिलिटी है। अगला, मल्टीपल क्रोनिक डिजीज इन सम पीपल, नहीं, ऐसा तो है नहीं। तो दूसरा और तीसरा इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा एवरीबॉडी, इसको आप ध्यान में रखिए। ठीक, चलो, तो आप आई होप कि ये सारी सारी चीजें दिक्कत हो, लेकिन बहुत ही फास्ट मैंने किया, बहुत ज्यादा जगह एक्सप्लेन करना था, वो भी नहीं किया। क्यों? क्योंकि पुरानी चीजें हैं एवरीबॉडी, पुरानी चीजों पे समझ रहे हो ना, कि अगर लगे कि नहीं नहीं उस टाइम पे वो करंट अफेयर्स में था, अभी उसका उतना रिलेवेंस नहीं है, इस वजह से थोड़ा सा फास्ट फॉरवर्ड करना पड़ा मेरे को। होपफुली आपने पॉज करके, है ना, देख लिया होगा जहाँ पे भी जरूरत पड़ी होगी, और इसके नोट से बाकी आप पढ़ लेना अच्छे से। ठीक है, तो इस लेक्चर में बस इतना ही। जैसा कि लास्ट में 2 लाइन रहती है, तो आज हैं साहिल लुधियानवी साहब आपके लिए, उनकी 2 लाइन मतलब कि ताज उन लोगों के मकबरों पर बनाए जाते हैं, ताज उन लोगों के मकबरों पर बनाए जाते हैं जो मर जाते हैं मगर अमर हो जाते हैं। तो होपफुली आपको अच्छा लगा हो, और ये पूरा पूरा लेक्चर में कहीं पे कोई भी डाउट नहीं रहा हो। अगर कुछ दिक्कत परेशानी है तो कमेंट बॉक्स करो, है ना, डिस्कस करते हैं, बात करते हैं अपन, जो भी दिक्कत परेशानी है ना, और फिर आगे बढ़ते हैं। सो एवरीबॉडी, इस लेक्चर में इतना ही, मिलते हैं नए लेक्चर में, तब तक पढ़ते रहिए, आगे बढ़ते रहिए।